हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग सीरीज़ 5 करने वाले हैं और ये जैसा कि सभी को मालूम है कि वन लाइनर सीरीज़ है पेपर 2 मैनेजमेंट को लेके। और इसमें हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 3 में आज हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स डिस्कस करेंगे और आईआर से रिलेटेड हमने अब सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। वो आपका ट्रेड यूनियन अप्रोचेस, लेबर वेलफेयर्स, आईआर, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ मशीनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के साथ साथ आप सभी को मालूम है पेपर 1 भी चल रहा है और पेपर 1 में जो सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट है दैट इज़ यूनिट 9 और यूनिट 10। वो क्योंकि यूनिट ऐसे यूनिट्स होती हैं जो आपको थोड़ा सा मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करवा सकती हैं, तो उसकी भी हम लोगों ने वन लाइनर सीरीज शुरू की हुई है शॉर्ट टॉपिक को लेके। और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो क्योटो और मॉनिटरल प्रोटोकॉल डिस्कस किया था। तो आप जो देखना चाहते हैं एक बार वहाँ पर वो भी देख सकते हैं। बट आज हम लोग पेपर 2 मैनेजमेंट को लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट मशीनरीज फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेके। तो नाम से ही पता चलता है इंडस्ट्रीज में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स दैट मीन्स डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट्स यानी कि डिफरेंसेस, या डिस्प्यूट्स मतलब कोई ग्रीवियंसेस। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। या किसी वर्कर या वर्कर के बीच में होंगे, या फिर वर्कर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी पार्टीज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन्वॉल्व होती हैं उन पार्टीज़ के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बट एज पर द इंडस्ट्रियल एक्ट 1947, industrial disputes means any disputes or differences between the employer and the employer, or between the employer and workmen, or between the workman and the workman, which is connected with employment or non-employment or term of employment or any condition of labor of any person। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंसेस हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में भी हो सकते हैं, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी हो सकते हैं, जो आपके एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई भी लेबर कंडीशंस को लेके हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कुछ फॉर्म्स हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कुछ टाइप्स हैं: स्ट्राइक, लॉकआउट्स, गिरोह, पिकेटिंग एंड बॉयकॉट। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट ये मेजर फॉर्म्स होती हैं किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को लेके कि डिस्प्यूट्स कैसे हो सकते हैं। स्ट्राइक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लॉकआउट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, गिरोह हो सकता है, पिकेटिंग हो सकता है, बॉयकॉट हो सकता है। ये क्या क्या होते हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम स्ट्राइक्स देखते हैं। स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक होती है, देखो, स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ कि जब कोई ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके किसी काम को करने से मना कर देंगे तो यानी कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो स्ट्राइक दैट मीन्स सस्पेंशन, cessation of work by a group of person employed in any industry acting in combination, or a concerned refusal under a common understanding of any number of person। कि जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके किसी काम को सस्पेंड कर देंगे या सीज कर देंगे तो उसको, या काम करने से मना कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक। अब कुछ स्ट्राइक्स के टाइप्स होती हैं, वैसे मेजरली दो ही टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक आपकी होती है सेकेंडरी टाइप्स। प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप्स क्या होती है? प्राइमरी टाइप्स होती है आपकी वो स्ट्राइक्स जो बेसिकली डायरेक्ट डिस्प्यूट्स को शो करती है। सेकेंडरी स्ट्राइक्स होती हैं या सेकेंडरी डिस्प्यूट्स बेसिकली वो डिस्प्यूट्स होते हैं जो आपके इनडायरेक्टली डिस्प्यूट्स होते हैं। अब प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है जो डायरेक्टली अगेंस्ट द एम्प्लॉयर है, और सेकेंडरी इनडायरेक्ट है। प्राइमरी मतलब मेरा डायरेक्टली डिस्प्यूट्स है विद द एम्प्लॉयर या कंपनी के साथ, मेरे अपने पर्सनल कुछ ग्रीवियंसेस हैं जो डायरेक्टली हैं किसी एम्प्लॉयर या कंपनी के साथ, तो वो आपका प्राइमरी के अंदर आएगा। उस टाइप से जो
स्ट्राइक्स होंगी, यानी कि जब मैं अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो आपकी प्राइमरी स्ट्राइक्स के अंदर होती है। सेकेंडरी स्ट्राइक्स होती हैं जो आपका डायरेक्टली डिस्प्यूट्स नहीं है, बट आपने किसी को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़े हो गए। जैसे ट्रेड यूनियंस के अंदर होता है कि मेरा अपना तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, बट मैंने अपने ग्रुप ऑफ जो कलीग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके अगेंस्ट उनके सपोर्ट में आवाज़ उठा दी, तो वो आपकी सेकेंडरी या सिंपैथी स्ट्राइक उसको बोलते हैं। प्राइमरी के अंदर बहुत सारे स्ट्राइक्स के टाइप्स होते हैं। गिरोह हो गया, पिकेटिंग्स है, स्टे अवे है, पेन डाउन हो गया, टोकन स्ट्राइक्स है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स है, गो स्लो है, वर्क टू रूल है। ये आपकी प्राइमरी का पार्ट होते हैं। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी में एक बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टे अवे इज अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्राइक और सेकेंडरी स्ट्राइक, और फिर नीचे प्राइमरी और सेकेंडरी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी। तो आपको बताना था दोनों स्टेटमेंट में से क्या सही है, बट उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्राइक और सेकेंडरी स्ट्राइक होती क्या है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सब चीज़ों को लेके, बट उससे पहले ये तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, बट कुछ अदर स्ट्राइक्स भी होती हैं, लाइक जनरल स्ट्राइक, पॉलिटिकल स्ट्राइक, पर्टिकुलर स्ट्राइक और बंद। ये क्या होते हैं? हर एक स्ट्राइक का मैंने वन वन लाइनर दिया हुआ है, और आपको कोशिश करूँगी कि एक ही कीवर्ड से वो चीज़ आपको समझ आ जाए। तो अगर हम जनरल स्ट्राइक की बात करें, तो जनरल स्ट्राइक का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्राइक जो सबके लिए कॉमन हो, यानी कि जिसमें डिमांड जो हो वो सबकी कॉमन डिमांड होती है। तो पर्टिकुलर वो किसी रीजन में हो या पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में हो, तो वो जनरल स्ट्राइक हो गया। जनरल स्ट्राइक दैट मीन्स कि एक ऐसी स्ट्राइक जिसमें हर एक मेंबर जो भी उस स्ट्राइक में इन्वॉल्व है, सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, सबकी डिमांड सेम है, तो वो जनरल स्ट्राइक कंसिडर होती है। पर्टिकुलर स्ट्राइक क्या होती है? पर्टिकुलर स्ट्राइक होती है ऐसी स्ट्राइक जो स्पेसिफिक इशू को लेके की जाए, स्पेसिफिक पर्सन्स को लेके हो, स्पेसिफिक सिटी में हो, स्पेसिफिक स्टेट में हो, स्पेसिफिक कंट्री में हो, तो उसको हम पर्टिकुलर बोलते हैं। पर्टिकुलर मतलब स्पेशल इशू को लेके, कि कोई स्पेशल इशू है, कॉमन नहीं है सबके लिए, बट कोई स्पेसिफिक इशू है और वो स्पेसिफिक इशू को लेके हमने स्ट्राइक किया, दैट्स कम्स अंडर द पर्टिकुलर स्ट्राइक। नेक्स्ट, दैट इज पॉलिटिकल स्ट्राइक। क्या होता है? पॉलिटिकल स्ट्राइक होता है एनी लॉ और एक्ट proposed by the government for making changes to the working term of condition under unaccepted by the worker is protest through political strike on a massive level। अगर हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड में आके कोई स्ट्राइक करते हैं, बेसिकली उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्राइक, यानी कि जिसमें आपको कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर दें। होता है ना कि कई बार कोई पार्टीज ऐसी हैं जो बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल इश्यूज को कंसिडर करते हुए अगर हम कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट्स कम्स अंडर द पॉलिटिकल स्ट्राइक। बंद क्या होते हैं? बंद तो सबने ही देखा। बंद का मतलब क्या होता है? जब आपने देखा कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन भी बंद कर देते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको मतलब बहुत वॉयलेंट स्ट्राइक होती है, और जिसमें पॉलिटिकल का भी इन्फ्लुएंस्ड की वजह से सब चीज़ें बंद कर दी, ताले लग गए हर जगह पर, तो वो बंद के अंदर होता है ना, जिसको हम शायद कई लोग चक्का जाम सॉर्ट ऑफ बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मतलब कोई जा रहे हैं तो कार फोड़ना, किसी की कुछ भी करना, इस टाइप की जो होती है उसको हम बंद बोलते हैं, यानी कि जो अनाउंस्ड बाय होती है पॉलिटिकल पार्टी। और जो जनरल स्ट्राइक बुलाई जाती है और पर्टिकुलर सिटी और स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं बंद स्ट्राइक। बंद यानी कि जिसमें बंद कर दिया, कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया, पॉलिटिकल की तरफ से नोट आ गया कि आज बंद है, तो वो आपकी बंद स्ट्राइक्स होती हैं। अब हम वो जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। गिरोह क्या होता है? देखिए, गिरोह गिरोह का मतलब क्या होता है? गिरोह बनाना, सराउंडिंग, घेर लेना किसी को। तो गिरोह मीन्स टू सराउंड मेंबर ऑफ यूनियन, सराउंड द एम्प्लॉयर एंड डोंट अलाउ हिम टू लीव द प्लेस वेयर इज सराउंडेड और गिरोहड। गिरोह का मतलब होता है सिंपली कि जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसको घेर के खड़े हो जाना। उसको घेर के खड़े हो गए और उसको अब जाने ही नहीं दे रहे हैं कि वो जाके अपना काम करे या कुछ करे, जब तक वो तुम्हारी डिमांड या तुम्हारी बात सुन ना ले। तो गिरोह का मतलब होता है जिसमें लोग किसी के मतलब वायलेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको आने और जाने से रोक दिया किसी को, और उसी को घेरा बना के वहाँ पर खड़े हो गए, दैट इज गिरोह। पिकेटिंग क्या होती है? पिकेटिंग होता है जिसमें हम अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं कॉमन मैन की, और अपनी कंपनी के गेट पे कुछ बोर्ड्स को, बैनर्स को लेके खड़े हो जाएं और दिखाएं कि हम स्ट्राइक पे हैं और हम
अट्रैक्ट करने की कोशिश करें जो बाहर के जनरल लोग हैं या कॉमन लोग हैं उनका अपने फैक्ट की तरफ, अपने डिस्प्यूट्स की तरफ, कि हमारे कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं अपनी कंपनी में, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, और ये एक लीगली एक्टिविटी होती है। और disgusting the employee from reporting to work by some men at the gate on the place of work। और कुछ लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ, उसको हम पिकेटिंग बोलते हैं। पिकेटिंग मतलब एक ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं है, मतलब सिंपल स्ट्राइक है, और इस स्ट्राइक के अंदर लोग गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे और लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे डिफरेंसेस चल रहे हैं। नेक्स्ट दैट इज़ बॉयकॉट करना। ये तो सभी को पता है बहुत अच्छे से। बॉयकॉट करने का मतलब क्या होता है, जैसे चाइना के साथ किया ना हम लोग, बोला गया था ना कि चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट कर दो, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दो कि आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो इस टाइप का जो होता है उसको हम बायकॉट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एम होता है वो होता है डिसरप्ट करना नॉर्मल फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज। और ये फोर्सफुल अपील होती है, नेगेटिव बिहेवियरल एक्ट होता है किसी स्ट्राइक का, तो उसको हम बायकॉट बोलते हैं। नेक्स्ट दैट इज लॉकआउट्स। क्या होते हैं? लॉकआउट का मतलब होता है temporary closing of a place of employment or suspension of work or refusal by or employer to continue in exploring any number of person employed by him। यहाँ पे देखिए सिंपल चीज़ है, यहाँ पे लॉकआउट का मतलब होता है एक सिंपल, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयर के पास होता है ये वेपन। वो क्या कर सकता है? शट डाउन कर सकता है प्लेस ऑफ वर्क को जब तक वर्कर एग्री ना हो काम करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लॉकआउट्स होता है, यहाँ पे ताला सॉर्ट ऑफ लगाना, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद ही सीज कर देता है, काम को बंद कर देता है, उसको हम लॉकआउट्स बोलते हैं। टोकन स्ट्राइक क्या होती है? टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है सिंपल, एक ऐसी स्ट्राइक जिस स्ट्राइक को एक पर्टिकुलर और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे एक दिन के लिए कोई बंद कर दिया, एक दिन के लिए लोगों ने काम नहीं किया, तो उसको हम टोकन स्ट्राइक बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्ट्राइक भी होती है जिसमें शुरू में एक, मतलब बोलता है ना किसी को कि एक ट्रेलर देना, ये उस टाइप की स्ट्राइक होती है कि देखा हमने एक दिन काम बंद करके देखा तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ऐसा हम और ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो टोकन स्ट्राइक सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक होती है जिसमें आप शॉर्ट नंबर ऑफ पीरियड के लिए प्रोटेक्ट करते हो वर्कमैन को। वर्क टू रूल क्या होती है? वर्क टू रूल बेसिकली बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्म ऑफ स्ट्राइक होती है जिसमें आप केवल उतना ही काम करते हो, स्पेसिफिकली उतना ही चीज़ करते हो जितनी कि आपको एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे बताया गया। कोई एडिशनल टास्क इसके अंदर नहीं परफॉर्म किया जाता, उसको बंद कर देते हैं, तो उसको वर्क टू रूल बोलते हैं। वर्क टू रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि केवल आप उतना ही काम कर रहे हो जितना आपको बताया गया था। एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली फॉलो देयर जॉब rules or contact and stop performing any additional task other than what all is mentioned in that agreement। उसके एग्रीमेंट में जो भी मेंशन था आपको बोला गया था, आपको बस आके यहाँ पे मतलब सपोज किसी को बोला गया कि आपको केवल स्वीपिंग करनी है, आपको केवल झाड़ू लगानी है, तो बस अंदर आया, उसने झाड़ू लगाया और अपना काम खत्म कर दिया। कोई अलग काम नहीं किया कि कुछ डस्टिंग कर दिया या कुछ और चीज़ कर दिया, कुछ सामान मतलब लिफ्ट करवा दिया या अपलिफ्ट करवा दिया, ऐसा उसने कुछ काम नहीं किया, बस केवल उसने उतना ही काम किया जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था, उतना ही। तो वर्क टू रूल ऐसी स्ट्राइक होती है जिसमें आप एडिशनल टास्क नहीं कर रहे हो, केवल उतना ही टास्क परफॉर्म करते हो जितना आपके एग्रीमेंट पे मेंशन किया गया था। नेक्स्ट दैट इज सिक आउट स्ट्राइक। सिक आउट स्ट्राइक का मतलब होता है सिक लीव लेना, जहाँ पे एक साथ सारे के सारे लोग अपनी सिक लीव ले लेते हैं। और सब लोग एक साथ ले लेंगे तो ऑब्वियसली बात है वर्क जो प्रोडक्शन होगा वो तो हैम्पर करेगा ही, काम तो हैम्पर करेगा, क्योंकि सभी लोग एक दिन छुट्टी पर हो गए तो काम स्टॉप हो गया। तो सिक आउट स्ट्राइक एक ऐसी स्ट्राइक होती है जिसमें सारे के सारे जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स थे उन्होंने एक सेम डे पे अपनी सिक लीव ले ली। ये अगेंस्ट नहीं होती, ये इसमें कोई रूल ब्रेक नहीं होता क्योंकि उसने तो ऑफिशियली अपनी सिक लीव ली है, बट सबने एक ही दिन पे ऑफ, मास बंक होता है ना जैसा, वैसे वाला सबने एक साथ मिलके ले ली और ये दिखाने की कोशिश करी कि एक दिन अगर हम लोग सब काम नहीं कर रहे हैं तो देखिए कैसा वाला आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो आप लोग हमारे जो पर्टिकुलर जो हमारी डिमांड है अगर आप उसको फुलफिल नहीं करोगे तो हम इसको स्ट्राइक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिक आउट मतलब इतना समझना है आपने, सिक आउट स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जिसमें सारे के सारे मेंबर ऑफ यूनियन एक ही दिन पे सिक लीव ले लेते हैं। वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक तो नाम से पता चलता है ये एक ऐसी स्ट्राइक होती है जो विदाउट अथॉरिटी एंड विदाउट कंसेंट ऑफ यूनियन ली जाती है, और ये थोड़ी सी वॉयलेंट होती है। थोड़ी सी क्या मतलब, ज़्यादा ही वॉयलेंट होती है। नेक्स्ट हंगर स्ट्राइक, यानी कि फास्टिंग करना, कुछ नंबर ऑफ इनडेफिनाइट पीरियड के लिए भूखे बैठना, भूखे बैठ के अपनी डिमांड पूरी करवाना। एक जगह, काम की जगह पर भी बैठ सकते हैं, किसी और प्लेस पे भी बैठ सकते हैं, घर पर भी बैठ सकते हैं। मतलब एक ऐसी स्ट्राइक है जिसमें सिंपल आप मतलब खाना पीना सब छोड़ देते हो। स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक होता है कि जिसमें आप
काम नहीं रोक रहे हो, काम आप कर रहे हो, बट धीरे 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 काम कर रहे हो और उनके जो आउटपुट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसके रेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। उसको हम स्लो डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। स्लो डाउन स्ट्राइक यानी कि एक ऐसी स्ट्राइक जिस स्ट्राइक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक के अंदर धीरे धीरे काम चल रहा है, जिसके अंदर दे डू नॉट स्टॉप द वर्क, मतलब काम नहीं रोक रहे हैं वो, बट वो क्या काम कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन का रेट है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने मशीन पे भी आ रहे हैं। मतलब ये कैसा स्ट्राइक है कि छुट्टी भी नहीं ली, निकाल भी नहीं सकते, आके भी बैठ गए और आके बट धीरे 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 काम कर रहे हैं। स्लो डाउन कर दिया उन्होंने, तो स्लो डाउन नाम से पता चल रहा है, स्लो डाउन स्ट्राइक यानी कि धीरे धीरे काम करना। तो ये जो बेसिकली थी, ये कुछ स्ट्राइक के टाइप्स थे आपके, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, वो सारे स्ट्राइक्स इसके अंदर हैं। ये आपके मैच द फॉलोइंग में भी क्योंकि पूछे जाते हैं और ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल सिंपल मीनिंग है, एक बार आप इनको दोबारा देखिएगा। मैंने कोशिश करी है जितने भी स्ट्राइक है सब उसके अंदर एड ऑन हो जाए। एक टॉपिक और है, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरीज क्या होता है। तो देखिए सभी को पता है दो टाइप की मशीनरीज होती हैं, एक होती है आपकी प्रिवेंटिव और एक होती है आपकी सेटलमेंट। तो जो आपकी प्रिवेंटिव मशीनरीज होती हैं उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, और जो आपकी सेटलमेंट मशीनरीज होती हैं उसको हम बोलते हैं नॉन वॉलंटरी और स्टैट्यूटरी मशीनरीज। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि एडवांस में रिजॉल्व करना, प्रिवेंट करके चलना, प्रिवेंट करते हैं जिसमें हम चीज़ों को पहले से ही, उसको हम प्रिवेंटिंग मशीनरीज बोल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि वो वॉलंटरी होती है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट हो गया उसके बाद आप कर रहे हो, ये आपका पहले होता है, प्रायर होता है, यानी कि आप पहले से ही सोच के चल रहे हो, बता के चल रहे हो कि अगर ऐसा कुछ है तो ये सेटलमेंट आप कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वॉलंटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। उसमें सबसे पहली जो फॉर्म है दैट इज WPM। WPM का मतलब होता है वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि वर्कर्स को भी आपको पार्टिसिपेट कराना है। तो वेयर वर्कर्स हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लीडिंग टू सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन देम, यानी कि यहाँ पे आप उनको कोशिश करते हो कि उनको अपनापन महसूस हो। यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि वो भी जो उनको इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस किया जाए, इंश्योर किया जाए कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जब आप उनको इन्वाइट करोगे कि आप लोग भी आओ और आप भी अपना पार्टिसिपेशन दो, आप लोग भी आओ अपना आइडिया शेयर करो, आप लोग भी आओ आप लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दो डिसीजन मेकिंग में। तो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट होता है, तो डिस्प्यूट ही नहीं होंगे। क्योंकि कई बार डिस्प्यूट क्यों होते हैं कि जब एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से बोल दिया कि ये आपको मानना पड़ेगा, तो अगर ऐसी वाली सिचुएशन आएगी, ऑटोक्रेटिक टाइप सिचुएशन आएगी, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर तो सभी लोगों को इम्पोज करते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअली काम करने की कोशिश करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप प्रिवेंट करते हो पहले से ही होने वाले डिस्प्यूट्स को। तो इसीलिए इसको प्रिवेंटिव मशीनरीज के अंदर रखा जाता है, WPM, यानी कि वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। सेकेंड दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप म्यूचुअली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यानी कि जिनके भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ उन दोनों को बिठाया, उन दोनों को एक सेंटर टेबल दिया कि आप आओ, आप बैठो, अपनी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो और एक म्यूचुअल डिसीजन निकाल दो। दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका सेकेंड ऑप्शन होता है। थर्ड वन दैट इज ट्राइपोटाइट बॉडीज। ट्राइपोटाइट बॉडीज क्या होती हैं, ट्राइपोटाइट बॉडीज होती हैं जिसमें कंसल्टेटिव मशीनरीज को यूज़ किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा मशीनरी, ऐसी सेटलमेंट ऐसी प्रिवेंटिव मशीनरीज जिसमें हम कंसल्टेटिव पार्ट को लेके आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंसल्टेटिव यानी कि एक थर्ड पर्सन आ जाता है यहाँ पे, और वो थर्ड पर्सन कौन होती है, गवर्नमेंट होती है बेसिकली, या कोई लेबर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, स्टैंडिंग लेबर कमिटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल कमिटीज़ होती हैं, ILO होती हैं। ये सारी की सारी आपकी ट्राइपोटाइट बॉडीज़ होती हैं। और ट्राइपोटाइट बॉडीज़ का काम ही ये होता है कि कंसल्टेशन देना, डिस्प्यूट्स अगर हों तो उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारे के सारी जो हेल्प करता है वो आपको ट्राइपोटाइट बॉडीज़ करती हैं, यानी कि वो बॉडीज़ करती हैं जो आपको कंसल्टेशंस देती हैं, यानी कि आपको म्यूचुअल सेटलमेंट्स बताने की कोशिश करती हैं। उनका मेन काम होता है कि गुडविल अच्छी बनी रहे, कॉपरेशन अच्छे से रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। और वो जो ट्राइपोटाइट कंसल्टेटिव बॉडीज़ होती हैं वो होती हैं आपकी स्टैंडिंग लेबर कमेटी, इंडस्ट्रियल कमिटीज़, ILO, लेबर कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी की सारी। नेक्स्ट दैट इज कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, कोड ऑफ डिसिप्लिन होती हैं यानी कि ऐसी गाइडलाइंस जो एम्प्लॉयर ने बनाई हुई होती हैं वर्कर या यूनियंस को लेके, कोड ऑफ डिसिप्लिन होती हैं वो। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो
एम्प्लॉयर, वर्कर और यूनियन उन सबको कंसिडर करके बनाई जाती हैं और उनको फॉलो करवाया जाता है कि अगर आप सेल्फ इम्पोज करना चाहते हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहते हो, वॉलेंट्री प्रिंसिपल अगर फॉलो करना चाहते हो तो उनको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज़ कोड ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्या होते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो जब कंपनी में और वर्कर को रखा जाता है तो उस टाइम पर उनको एक बताया जाता है कि आपको ये रूल्स रेगुलेशंस, ये कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉयर पहले ही जो रूल्स रेगुलेशंस को बताता है और वो उनको फॉलो करवाने के लिए बोला जाता है, तो उसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं। यानी कि ये एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और तब तक जब ये उसकी एंट्री स्टेज से लेके उसकी एग्जिट स्टेज तक उसको फॉलो करना होता है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बाद होता है ग्रीवियांस प्रोसीजर या ग्रीवियांस, जो आपका हैंडलिंग प्रोसीजर होता है वो। यानी कि पहले से ही प्रिवेंटिव मशीनरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रीवियांस प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि अगर आपको दो एम्प्लॉयज़ के बीच में या किसी के भी बीच में कोई ग्रीवियंसेस हैं तो उस ग्रीवियंसेस को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो वो ग्रीवियंस प्रोसीजर को कंसिडर किया जाता है। एक पूरा प्रोसेस होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। अब ये तो था आपकी वॉलेंट्री या प्रिवेंटिव मशीनरीज। अब नेक्स्ट आपकी आती है नॉन वॉलेंट्री या स्टैट्यूटरी मशीनरीज। तो ये आपकी आती है कंसिलेशन। कंसिलेशन को मेडिएशन भी बोलते हैं। कंसिलेशन का मतलब होता है सिंपल एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और ये सेटलमेंट होता है। इसके अंदर सेटलमेंट करवाने की कोशिश की जाती है। यानी कि यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट होने के बाद उनको कैसे हम सेटल कराएं, अब कैसे सेटलमेंट कराएं दो पार्टीज़ के बीच में, तो वो आपकी नॉन वॉलेंट्री के अंदर आती हैं। ये है आपकी कंसिलेशन। कंसिलेशन को मेडिएशन भी बोलते हैं और इसके अंदर वर्कर और एम्प्लॉयर या जो भी दो पार्टीज़ हैं उन दोनों पार्टीज़ को बिठाया जाता है और थर्ड पार्टी के थ्रू उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाया जाता है और ये म्यूचुअल सेटलमेंट होता है। अब और जो थर्ड पार्टी होती है वो अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। और यहाँ पे कंसिलेशन के अंदर दो लोग आते हैं, एक होता है कंसिलेशन ऑफिसर और एक आता है कंसिलेशन बोर्ड। कंसिलेशन ऑफिसर जो होता है वो कोई पर्सन होता है, दो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। उसका काम होता है कि उसको 14 डेज़ के अंदर अंदर कमेंसमेंट देना होता है। सेटलमेंट जो होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअली, और वो 6 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर होना चाहिए। और जो कंसिलेशन बोर्ड होता है, अगर कंसिलेशन ऑफिसर फेल हो जाता है उसको कंसिडर करने के लिए, बताने के लिए, तो वो कंसिलेशन बोर्ड उसको फॉलो करता है, कंसिलेशन बोर्ड उसको हैंडल करता है। और कंसिलेशन बोर्ड का काम होता है कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर रिपोर्ट उसको सबमिट करनी पड़ती है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी है, नंबर ऑफ पीरियड्स वाली बात। कंसिलेशन ऑफिसर का, कंसिलेशन बोर्ड का क्या पीरियड है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है वो अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू और यहाँ पर भी सेटलमेंट कराने के की एक बॉडी है ये। वर्क कमेटी, वर्क कमेटीज़ भी यही होती हैं कि जहाँ पे स्पेशली एक कमेटी डिज़ाइन की जाती है जिसका काम होता है पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करवाना। एंड एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन होता है आपका कंसिलेशन से थोड़ा बड़ा। ये आपका इसका मेन काम होता है कि आपकी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर अंदर उसको सॉल्व करवाना है। और एडजुडिकेशन जो कंसिडर करता है बेसिकली, वो कंसिडर करता है आपका डिसीजन ऑफ बाइंडिंग फॉर बोथ द पार्टीज़। यहाँ पे जो डिसीजन दिया जाता है वो दोनों पार्टीज़ के लिए बाइंडिंग होता है। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और इसका जो पूरा डिटेल है डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरीज़ को लेके, इसके जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी PDF डाल दूंगी, सो दैट आप उसको एक बार स्टडी कर पाएँ, एक बार उसको देख पाएँ। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो भी आप ज़रूर बताइएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर कीप लर्निंग विथ हेल्प गुरु 1।